हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। तो हम पॉलिटी में कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? हम कर रहे हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो आज ही हमारी इस टॉपिक की 10वीं क्लास है। ठीक है, तो अब तक हम इस टॉपिक में क्या क्या जान चुके हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं, उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। फिर आज हमें क्या पढ़ना है उस पर आते हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया था कि हमारे संविधान के अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, वो सब विशेषताएं हमने कंप्लीट डिटेल में जान ली थी। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा संविधान है उसका उसकी जो आलोचना है वो किस प्रकार से की गई है, किन किन रूपों में हमारे संविधान की आलोचना की गई है। संविधान सभा के अंदर जो आलोचक थे उन्होंने हमारे संविधान की आलोचना किन किन प्रकार से की है। तो आलोचना के रूप में हमने किन किन आलोचनाओं के बारे में पढ़ लिया था कि जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान, इसको क्या कहा गया था संविधान सभा के अंदर आलोचकों द्वारा कि ये उधार का संविधान है। जो भारतीय संविधान है ये उधार का संविधान है। साथ ही साथ और क्या कहा था? और ये कहा था कि ये 1935 जो अधिनियम था उसकी कार्बन कॉपी है, कि इसमें नया कुछ नहीं है। जो 1935 का अधिनियम था वो सारी बातें ही इसमें इंक्लूड कर ली गई हैं एज इट इज़। ठीक है, साथ ही और क्या बोला कि ये जो भारतीय संविधान है ये क्या है, एक गैर भारतीय संविधान है। ठीक है, इसमें भारतीयता नहीं है, भारतीयता का विरोध किया गया है इसमें। इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था। फिर हमने क्या जाना, फिर साथ ही साथ जो आलोचक थे उन्होंने क्या बोला था कि इसमें गांधीवाद नहीं है, गांधीवाद से हमारा जो संविधान है ये दूर है। तो ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं इनके बारे में हमने कंप्लीट डिटेल में पढ़ लिया था कल की और परसों की क्लास में। ये जान लिया था कि किस आलोचक ने संविधान सभा के अंदर क्या क्या बातें बोली थी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए जानते हैं कि आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। आज हम क्या करने वाले हैं कि जो आलोचना के रूप में हमारे संविधान को क्या कहा गया था, कि ये कहा गया था कि ये क्या है, एक महाकाय आकार का है। जो हमारे संविधान का आकार है ये क्या है, महाकाय है, बहुत बड़ा है। तो इसमें किन किन लोगों ने क्या क्या बातें कही, उन बातों के बारे में चलिए अब स्टार्ट करते हैं, जानते हैं। तो जो आलोचक थे, तो आलोचक कहते हैं कि भारत का संविधान बहुत भीमकाय और बहुत विस्तृत है, जिसमें अनेक अनावश्यक तत्व भी सम्मिलित हैं। तो जो आलोचक थे संविधान सभा के अंदर उन्होंने क्या कहा कि ये जो भारतीय संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्या है, बहुत भीमकाय है, मतलब कि बहुत बड़ा है और बहुत ही विस्तृत है और बहुत ही डिटेल में है, जिसमें क्या है, अनेक अनावश्यक तत्व भी सम्मिलित हैं, मतलब जिनकी ज़रूरत नहीं है ना उस प्रकार के तत्व भी हमारे संविधान के अंदर क्या है, सम्मिलित किए गए हैं। ऐसा किसके द्वारा कहा गया था? जो हमारे संविधान सभा के अंदर आलोचक थे उनके द्वारा कहा गया। किसके लिए कहा गया? हमारे भारतीय संविधान के लिए कहा गया। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं आगे क्या कहते हैं। सर आइवर जेनिंग्स कौन थे? सर आइवर जेनिंग्स जो कि कौन थे? एक ब्रिटिश संविधानवेत्ता थे। के विचार में जो प्रावधान बाहर से लिए गए हैं उनका चयन बेहतर नहीं है और संविधान सामान्य रूप से कहें तो बहुत लंबा और जटिल है। तो जो सर आइवर जेनिंग्स थे, एक ब्रिटिश संविधानवेत्ता थे, उनका क्या कहना था कि जो इसके अंदर जो विचार, उनका क्या विचार था कि जो संविधान के अंदर, जो भारतीय संविधान है उसके अंदर जो प्रावधान बाहर से लिए गए हैं ना, तो उनका जो चयन किया गया है, वो जो चूज़ किए गए हैं, जो उनका सिलेक्शन किया गया है जिन जिन प्रावधानों का, तो वो क्या है, वो बेहतर नहीं है और संविधान सामान्य रूप से कहें तो बहुत लंबा और जटिल है। मतलब कि जो भारतीय संविधान है अगर सामान्य रूप से कहा जाए तो बहुत ही लंबा है और बहुत ही जटिल है, मतलब कि बहुत ही टफ है। ठीक है, तो ये किसने कहा था? ये सर आइवर जेनिंग का कहना था, जो कि कौन थे? एक ब्रिटिश संविधानवेत्ता थे। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं आगे क्या कहते हैं आलोचक। इस संदर्भ में एच वी कामत कौन थे? संविधान सभा के एक सदस्य थे। तो इसी संदर्भ में कि इसका जो हमारे संविधान का रूप कैसा है, बहुत ही भीमकाय है, तो इसी संदर्भ में जो एच वी कामत थे, जो कि कौन थे? संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने क्या की? एक टिप्पणी की। क्या टिप्पणी करी? प्रस्तावना जिस किरीट का हमने अपनी सभा के लिए चयन किया वह एक हाथी है। मतलब जो प्रस्तावना, जो
प्रियम्बल है, जिसकी क्रीड का हमने अपनी सभा के लिए चयन किया है, जो सेलेक्ट किया है, वो क्या है, एक हाथी है। मतलब कि हाथी से उनका मतलब है कि ये बहुत बड़ी है, जो प्रस्तावना है हमारे संविधान की वो बहुत ही बड़ी है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं, आगे वो क्या कहते हैं। यह शायद इस तथ्य के अनुसार ही है कि हमारा संविधान भी दुनिया में बने तमाम संविधान में सबसे भीमकाय है। तो साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि यह क्या है, इस तथ्य के अनुसार ही है, ये कह सकते हैं हम। उनके हिसाब से उनका ये कहना था कि जो हमारा संविधान है, जो भारतीय संविधान है, दुनिया में जितने भी संविधान बने हैं अब तक, तमाम संविधानों में सबसे क्या है, सबसे भीमकाय है, सबसे बड़ा है, क्या है, भारतीय जो संविधान है। ठीक है, उन्होंने यह भी कहा, मुझे विश्वास है कि सदन इस पर सहमत नहीं होगी कि हमने एक हाथीनुमा संविधान बनाया है। साथ ही साथ वो क्या कहते हैं, जो सदन के लोग हैं उनसे ये कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि सदन के बाकी जो सदन के लोग हैं वो इस बात से सहमत नहीं होंगे, इस बात से एग्री नहीं करेंगे कि जो हमारा संविधान है वो क्या है, एक हाथीनुमा संविधान है। जो हमारा भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कैसा बनाया गया है, एक हाथीनुमा संविधान। हाथीनुमा से मतलब है कि बहुत ही बड़ा, ठीक है, बहुत ही विस्तृत संविधान बनाया गया है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चल, तो ये क्या था, ये हमें जो बताया था उन्होंने कि महाकाय आकार के ऊपर जो आलोचना की थी जिन जिन लोगों ने, तो किन किन लोगों ने क्या बोला था संविधान सभा के अंदर, उन बातों के बारे में हमने जान लिया है। नेक्स्ट अब देखते हैं अब आगे क्या है हमारा, आगे क्या आलोचना होती है हमारे संविधान के लिए कि ये जो हमारा संविधान है ये वकीलों का स्वर्ग है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज दी गई है, जो संविधान की जो भाषा है वो बहुत ही जटिल है। मतलब किस प्रकार से जटिल है या वकीलों का स्वर्ग क्यों है, तो वो जानते हैं, चलिए वो पढ़ते हैं। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान अत्यंत विधिवादितापूर्ण तथा बहुत जटिल है। जो आलोचक हैं उनके अनुसार जो भारत का संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या है, अत्यंत विधिवादितापूर्ण तथा बहुत क्या है, जटिल है। विधिवादितापूर्ण मतलब इसमें इसकी जो लैंग्वेज है वे विधिवादितापूर्ण है। ठीक है, उनके विचार में जिस कानूनी भाषा और मुहावरे को शामिल किया गया है उनके चलते संविधान एक जटिल दस्तावेज बन गया है। मतलब संविधान के अंदर जो भारतीय संविधान है उसके अंदर जिस भाषा का जो लैंग्वेज यूज़ करी गई है और साथ ही साथ उनमें जो ईडियम्स कह सकते हैं हम, जिन मुहावरों को शामिल किया गया है, तो वो क्या है, संविधान का एक जटिल वो क्या बना देते हैं, हमारे संविधान को एक जटिल दस्तावेज बना देते हैं। जो उसकी भाषा है संविधान की जो टफ है और जो उसके अंदर मुहावरे हैं, तो उनको कहने का मतलब क्या है कि ये भाषा और मुहावरे हमारा जो संविधान है उसको एक जटिल दस्तावेज बना दिया है। ठीक है, जिससे क्या हुआ है, हमारा जो संविधान है एक जटिल दस्तावेज बन गया है। आगे जानते हैं, आगे वो क्या कहते हैं। वहीं सर आइवर जेनिंग्स जो कौन है, एक संविधानवेत्ता है, इसे वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। तो वो जो कौन है, सर आइवर जेनिंग्स क्या कहते हैं हमारा जो भारतीय संविधान को, उसको कि ये वकीलों का स्वर्ग है। जो भारतीय संविधान है ये क्या है, वकीलों का एक स्वर्ग है, क्योंकि उसमें विधि की भाषा थी, कानूनी भाषा थी, तो इसलिए इस संविधान को क्या कहा गया कि ये वकीलों का स्वर्ग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। इस संदर्भ में एच के माहेश्वरी कौन है, संविधान सभा के एक सदस्य, वो भी कौन है, संविधान सभा के एक सदस्य हैं, कौन, एच के माहेश्वरी। उनका क्या कहना है, उनका कहना है कि प्रारूप लोगों को अधिक मुकदमेबाज बनाता है, वे अदालतों की ओर अधिक उन्मुख होंगे, वे कम सत्यनिष्ठ होंगे और सत्य और अहिंसा के तरीकों का पालन वे नहीं करेंगे। तो उनका क्या कहना है कि ये जो प्रारूप है, जो हमारा संविधान है, ये क्या करता है, ये लोगों को अधिक मुकदमेबाज बनाता है कि लोग क्या है, आगे चलकर मुकदमेबाजी बहुत ज़्यादा करने लगेंगे, क्योंकि हमारी जो संविधान की जो भाषा है या संविधान की जो लैंग्वेज है वो क्या है, लोगों को क्या करती है, वो अधिक मुकदमेबाज बनाती है। साथ ही साथ वो क्या कहते हैं कि अदालतों की ओर अधिक उन्मुख होंगे लोग, आने वाले टाइम में जो लोग हैं वो क्या है, अदालतों की ओर ज़्यादा जाएंगे।
वे कम सत्यनिष्ठ होंगे, मतलब कि वो सत्य नहीं बोलेंगे, सत्य का पालन नहीं करेंगे और सत्य और अहिंसा के तरीकों का पालन नहीं करेंगे। साथ ही साथ वो क्या कहते हैं कि वो सत्य और अहिंसा का पालन नहीं करेंगे, मतलब कि झूठ में ज़्यादा विश्वास रखेंगे वो लोग और लड़ाई झगड़े में ज़्यादा विश्वास रखेंगे कि हमारा संविधान जिस प्रकार से बनाया गया है। तो वो आगे चल के लोगों को क्या करेगा कि वो लोग क्या करेंगे, अपना रुख अदालतों की ओर करेंगे कि जरा जरा सी बात पर क्या कहेंगे कि अदालतों में जाने लगेंगे। तो उनका कहना था, किसका कहना था ये? एच.के. महेश्वरी का, जो कि कौन थे? एक संविधान सभा के सदस्य ही थे। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। आगे वो क्या कहते हैं? आगे वो कहते हैं कि यदि मैं ऐसा कह सकूं तो यह प्रारूप वास्तव में वकीलों का स्वर्ग है। उनका कहना था एच.के. महेश्वरी का कि यदि मैं ऐसा कह सकूं कि ये जो प्रारूप है, जो हमारा संविधान है, तो ये वास्तव में क्या है? वकीलों का स्वर्ग है। क्यों? क्योंकि लोग क्या है, जब मुकदमेबाजी होगी, अदालतों की तरफ अपना रुख करेंगे, झूठ बोलेंगे, लड़ाई करेंगे, तो वकीलों का तो स्वर्ग है ही, वकीलों के पास केस आएगा। तो उनका इस तरीके से कहना था कि वकीलों का क्या है, ये संविधान स्वर्ग है। इसलिए कहा गया हमारे संविधान को कि ये वकीलों का स्वर्ग है। आगे जानते हैं, आगे वो क्या कहते हैं? यह वाद या मुकदमों की व्यापक संभावना खोलता है और हमारे योग्य और बुद्धिमान वकीलों के हाथ में बहुत सारा काम देने वाला है। अब वो आगे वो क्या कहते हैं कि हमारा जो संविधान है ये क्या करता है? वाद या मुकदमे जो केसेस होते हैं की व्यापक संभावना खोलता है कि आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, मुकदमे और वाद क्या होंगे, वो बढ़ेंगे। उनकी संभावनाओं को क्या करता है? खोलता है। उन मुकदमे होने की संभावना बढ़ेंगी। साथ ही साथ जो हमारे जो योग्य और बुद्धिमान वकील है ना, उनके हाथ में बहुत सारे काम देने वाला है। जब लोगों के आपस में झगड़े होंगे, मुकदमे होंगे, तो वो वकीलों के पास ही तो जाएंगे। जब अदालतों में उनका केस जाएगा तो उन केसों को कौन हैंडल करेगा? या इस मतलब उनका कहना ये था कि इसमें क्या है, वकीलों की कमाई होने वाली है। अगर हम अपनी लैंग्वेज में बोलें तो उनका इनडायरेक्ट वे में ये कहना था कि इससे क्या है, ये वकीलों का स्वर्ग होने वाला है। वकीलों के हाथ में क्या आने वाले हैं? जो बुद्धिमान और योग्य वकील है उनके हाथों में क्या बहुत सारा काम देने वाला है। कौन देने वाला है? जो हमारा भारतीय संविधान है कि इसकी भाषा इस प्रकार से की गई, बनाया गया है, इसकी भाषा इस प्रकार से लिखी गई है, या इसमें चीज़ें इस प्रकार से लिखी गई हैं कि ये आने वाले टाइम में क्या करने वाला है, ये वकीलों के लिए बहुत ही सारा काम देने वाला है। कौन देने वाला है? हमारा जो भारतीय संविधान है। ऐसा बोल कौन रहा है? ऐसा जो हमारी भारतीय जो संविधान सभा थी उसके जो सदस्य हैं, जिन्होंने हमारे संविधान की आलोचना की थी, वो ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं, आगे क्या कहते हैं। आगे कहते हैं उसी प्रकार संविधान सभा के एक अन्य सदस्य, तो उसी प्रकार अब संविधान सभा के एक अन्य सदस्य हैं जो कि कौन है? पी.आर. देशमुख है। कौन है अन्य सदस्य? पी.आर. देशमुख है। उनका क्या कहना है? उन्होंने कहा, मैं ये कहना चाहूँगा कि सदन के समक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने जो अनुच्छेदों का प्रारूप प्रस्तुत किया मेरी समझ में अत्यंत भारी भरकम है। मतलब उनका ये कहना है पी.आर. देशमुख का कि जो सदन है, सदन के समक्ष, सदन के सामने अंबेडकर ने, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जो थे, उन्होंने जो आर्टिकल्स, जो अनुच्छेद थे, उनका जो प्रारूप प्रस्तुत किया, तो वो कहते हैं कि मेरी समझ में, मतलब उनके अकॉर्डिंग, उनकी समझ से क्या है, ये अत्यंत भारी भरकम है। कौन है भारी भरकम? जो आर्टिकल्स हैं, जो अनुच्छेद है, पी.आर. देशमुख के हिसाब से वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम है। आगे जानते हैं, आगे वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि जैसे कि एक भारी भरकम जिल्द वाला विधि ग्रंथ हो, जैसे बाइंड करके बुक हो जाती है, बाइंड करने के बाद, तो उन्होंने कहा था कि ये इस प्रकार लगता है कि जैसे ये भारी भरकम क्या हो, एक जिल्द वाला विधि का एक ग्रंथ हो। ठीक है, आगे वो क्या बोलते हैं? आगे कहते हैं कि संविधान से संबंधित कोई दस्तावेज इतना अधिक अनावश्यक विस्तार तथा शब्दाडंबर का इस्तेमाल नहीं करता। साथ ही साथ वो क्या कहते हैं कि संविधान से संबंधित कोई भी दस्तावेज जो होता है वो इतना क्या है, इतना अधिक अनावश्यक विस्तार, मतलब कि बेफजूली का जो विस्तृत चीजें हैं, डिटेल में है, अनावश्यक विस्तार, साथ ही साथ शब्दाडंबर का इस्तेमाल नहीं करता।
वो ऐसा कहते हैं। ठीक है, ऐसा कौन कहते हैं? PR देशमुख कहते हैं। साथ ही साथ वो आगे क्या कहते हैं? आगे उनका कहना है कि शायद उनके लिए ऐसा दस्तावेज तैयार करना कठिन था जिसे मेरी समझ में एक विधि ग्रंथ नहीं बल्कि एक सामाजिक राजनीतिक दस्तावेज होना था। तो वो क्या कहते हैं, एक तरीके से एक टोंट कसते हैं, सटायर करते हैं कि उनके लिए ऐसा दस्तावेज तैयार करना मुश्किल था जिसके जिसके चलते क्या है कि वो एक विधि ग्रंथ ना होकर बल्कि क्या हो, एक सामाजिक और राजनीतिक दस्तावेज हो। मतलब उनका कहना था कि उन्होंने एक विधि ग्रंथ का तो निर्माण कर दिया, लेकिन उनके लिए ऐसे संविधान का या ऐसे संविधान दस्तावेज का तैयार करना मुश्किल था जिसको क्या है, एक सामाजिक और राजनीतिक दस्तावेज होना था। ऐसा कौन कह रहा है? जो है संविधान सभा के सदस्य PR देशमुख जो है वो ये आलोचना कर रहे हैं हमारे संविधान के लिए। आलोचना करते हुए वो अपनी ये बात कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं आगे वो क्या कहते हैं। आगे PR देशमुख कहते हैं कि एक जीवंत स्पंदयुक्त जीवनदायी दस्तावेज, मतलब क्या उनके हिसाब से कैसा होना चाहिए कि सामाजिक और राजनीतिक दस्तावेज होना चाहिए था, एक जीवंत संबंधयुक्त दस्तावेज और जीवनदायी दस्तावेज होना चाहिए था, न कि एक विधि ग्रंथ होना चाहिए था। ठीक है, इसका ऐसा किसका कहना है? PR देशमुख का कहना है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि ऐसा नहीं हुआ और हम शब्दों में से लद गए जिन्हें बहुत आसानी से हटाया जा सकता था। मतलब कि इसमें इतने सारे शब्द लिखे गए हैं कि हम क्या है, एक तरीके से शब्दों से लद गए हैं जिनको आसानी से हटाया जा सकता था। उनका कहना है PR देशमुख का कि इतने सारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि हमको लाद दिया गया है शब्दों से, लेकिन इनको क्या किया जा सकता था, इजीली रिमूव किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया। तो ये क्या थी? ये हमारे संविधान सभा की आलोचना थी कि किस प्रकार से कि ये हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान जो है, उसको क्या कहा गया है? वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। तो वकीलों का स्वर्ग किस किस रूप से कहा गया है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। साथ ही साथ हमारे संविधान का जो आकार है वो महाकाय आकार है, वो भी किस प्रकार से किया कहा गया है, वो भी मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है कि संविधान सभा के अंदर किस किस तरीके से ये चीज कही थी। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आज की क्लास आपको काफ़ी अच्छे से समझ आई होगी। अब हम कल की क्लास में क्या करने वाले हैं? कल की क्लास में हम देखेंगे कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो भारतीय संविधान है, तो उसमें क्या है, कौन से देश से क्या क्या चीज़ें हमारे संविधान के अंदर इंक्लूड की गई हैं, उनके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ जो हमारी अनुसूचियां हैं उनके बारे में जानेंगे कि कौन सी अनुसूचियां हैं। बस हम एक क्या है, एक उसका एज ए ड्राफ्ट उसको देखेंगे, कंप्लीट डिटेल में तो हम टॉपिक वाइज ही करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या जानेंगे, जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान है, उसके 25 भाग कौन से हैं। एक क्लास में मैं आपको डिटेल में तो नहीं, एक क्लास में मैं सारे के सारे जो पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो क्लास ले आऊँगी। उसमें आपको के आर्टिकल 1 से आर्टिकल कौन से इतने से इतने तक हमारे संविधान के अंदर ये चीज़ आती है, आर्टिकल इतने से हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल इतने से इतने के अंदर आते हैं। मतलब एक शॉर्ट फॉर्म ब्रीफ में सारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चल जाएगा। फिर जब टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे ना सब चीज़ें, कि हमारे पहले पार्ट में जैसे हमारे फर्स्ट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जैसे संघ और उसका जो राज्य क्षेत्र आता है, तो ये कौन से आर्टिकल्स है, तो ये आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 41 तक है। तो ये हम क्या है एक बार शॉर्ट में पढ़ लेंगे, बट डिटेल में हम जब टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज, वहाँ कवर कर लेंगे। तो उससे क्या है, जब आगे आप पढ़ेंगे ना तो आपको ये पता रहेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हमें आगे क्या पढ़ना है। तो ये दिमाग में सारी चीज़ें एक बार सेट हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो उसको प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी क्लास से जुड़ सकें और कंप्लीट डिटेल में पॉलिटी की क्लास कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए क्या करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं
कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।